हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद दिस। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर कक्षा 6 की एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर लेकर आई हूँ, तंतु से वस्त्र तक। फर्स्ट चैप्टर मैं आपका करवा चुकी हूँ और मैं आपकी 6 से 8 तक की पूरी एनसीईआरटी करवाऊँगी। आइए देखते हैं सेकेंड चैप्टर के बारे में। फर्स्ट है आपका वस्त्रों में विविधता। आइए देखते हैं वस्त्रों में किस प्रकार की विविधताएँ होती हैं। सबसे फर्स्ट है तंतु। ठीक है, आपका फर्स्ट क्या है? तंतु। तंतु में देखते हैं आपके सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। आपने देखा होगा कि हम लोग धागा जब डालते हैं सुई में तो कभी कभी क्या होता है कि जो एक धागा होता है उसमें 2 सिरे बन जाते हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं, लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं। वस्त्र किससे मिलकर बनते हैं? वस्त्र तागों या धागों से। तागे को ही धागा कहते हैं या धागे को ही तागा कहते हैं। तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। और तागे किससे मिलकर बने होते हैं? ये तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों से। तो पादप से आपके कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं? जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी। आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऊनी के तंतु पादप से बने और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु कौन कौन से हम लोगों के हैं? बताइए। प्राकृतिक तंतु है सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतुओं से जो पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। सेकेंड है रुई तथा जूट। जूट को पटसन भी बोलते हैं। पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। किससे प्राप्त होने वाले? ये पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? ऊन तथा रेशम किससे प्राप्त होता है? आपका जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश तथा याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। किससे खींचा जाता है भाई? कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा तंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु कैसे कहते हैं? पॉलिएस्टर को कहते हैं, नायलॉन को कहते हैं, एक्रिलिक को कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतुओं के ये कुछ उदाहरण हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग के पादप तंतु कौन कौन से हैं। तो पहले रुई। रुई को खेतों में उगाया जाता है। रुई को कहाँ उगाया जाता है? खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है। तो रुई के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? खेतों में उगाए जाते हैं। और किस मिट्टी में उगाए जाते हैं? आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ की मृदा काली होती है। और जलवायु कैसी होती? उष्ण होती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा कपास तंतुओं के ढके बिलौन कपास बीज को देखा जा सकता है। कपास चुने जाने के समय खेत कपास के परिफुल्लों या रोगों से इतना श्वेत हो जाते हैं जैसे कि हिम से ढक लिया हो। साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा पृथक किया जाता है? कंकतन द्वारा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कपास के बीजों को कपास से किससे पृथक किया जाता है? तो कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास को ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास का ओटना। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जूट। जूट को हम लोग पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? आपके तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है? प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। समानता पटसन
पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। किस अवस्था में काटते हैं आप पटसन को? पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। किस में परिवर्तित कर लिया जाता है? तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का सूती तागे की कताई। आइए देखते हैं सूती तागे की कताई। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति या हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। क्या कहते हैं? तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ से कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहन किया था। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बृहत पैमानों पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में भी किया जाता है। रेशे से उत्पादक पौधे आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशा। रेशे का नाम क्या है? कपास। कपास का वानस्पतिक नाम क्या है? गॉसिपियम सीयो है। और कुल कौन से कुल का ये पौधा है? मालवेसी कुल का है। और इसका जो भाग है, जिस भाग का हम लोग उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? वीजा वरण भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? वीजा वरण। आइए नेक्स्ट है हम लोगों का नाम है नेक्स्ट है फ्लैक्स। फ्लैक्स का वनस्पतिक नाम क्या है? लाइमन यूसिटाटिसियम इसका नाम है। ये किस कुल का है? लाइनेसी कुल का है। किस कुल का है? लाइनेसी कुल का। और इसका कौन सा भाग हम लोग यूज़ में लाते हैं? तना। इसके तने को हम लोग यूज़ में लाते हैं। जूट का वनस्पतिक नाम क्या है? जूट का वनस्पतिक नाम है कोरकोरस कैटसुलेरिस। और ये कौन से कुल का है? ये टीलिएसी कुल का है। और इसका जो उपभोगी भाग है वो है तना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटसन। पटसन का वनस्पतिक नेम क्या है? पटसन का वनस्पतिक नेम है हिबिस्कस कैनिवीनस। और ये कौन से कुल का है? मालवेसी कुल का है। और इसका जो भाग हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा है? तना। नेक्स्ट है पॉइंट हम लोग का तागे से वस्त्र बनाना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रहे थे सूती तागे से कताई करना। आइए देखते हैं तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां हैं। पहली ये बुनाई तथा दूसरी विधि कौन सी है आपकी? बंधाई। आइए पहली विधि देखते हैं हम लोग बुनाई। बुनाई में क्या होता है? वस्त्र तागे के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग बुनाई कहते हैं। अब देखते हैं बंधाई। बंधाई एक विशेष प्रकार की बुनाई है। बंधाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचने पर एकल धागा लगातार खिंचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं बंधाई द्वारा बने वस्त्र से बनाई जाती हैं। बंधाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी किया जाता है। मतलब बंधाई को हम लोग हाथ तथा मशीन दोनों से कर सकते हैं। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वस्त्र बनाने का इतिहास। मतलब वस्त्र है जो उनका बनाने का इतिहास क्या रहा होगा। वस्त्र के विषय में प्राचीन प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल को ही वल्क कहते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूह से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयों तथा डालियों टोकरियां बनाना सीखा। प्राचीन भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में
उगाई जाती थी। कहाँ उगाई जाती थी? गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। कौन सी नदी के? नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। नेक्स्ट है हम लोगों का, प्राचीन काल में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से अनाच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को अनाच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग किया करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ अथवा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। आइए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। रुई और जूट किससे प्राप्त होते हैं? तंतु से प्राप्त होते हैं, तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। तागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। आपका 3rd चैप्टर होगा कक्षा 6 की NCERT का। थैंक यू सो मच।